हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज CA करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अपन लोगों ने जो कल स्टाफिंग का प्रोसेस किया था उसमें लास्ट था कंपेंसेशन में एक पॉइंट मिस हो गया था, मैं वो वापस करवा रही हूँ। फिनेंशियल पेमेंट जो कंपेंसेशन होता है ना, वो दो बेसिस पे दिया जाता है, या फिर वो टाइम बेस पे दिया जाता है या फिर वो परफॉर्मेंस बेस पे दिया जाता है। टाइम बेस मतलब जो अपन को डेली मिलता है, मंथली मिलता है या वीकली मिलता है। परफॉर्मेंस बेस मतलब तुम लोगों ने अगर 2 यूनिट्स बनाई तो तुम लोगों को उतना पेमेंट मिलेगा, अगर तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा यूनिट बनाई तो तुमको उतना पेमेंट मिलेगा। जो पीस वर्क के बेसिस पे वर्क करता है उसको हम परफॉर्मेंस, जो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी सैलरी वर्क करती है तो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस पेमेंट। अब परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट किस तरह से होगा, हर कंपनी में उसके पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ सम लीगल, यूनियन एंड कंपनी पॉलिसीज़ के वजह से भी तुम्हारे परफॉर्मेंस बेस्ड जो इंसेंटिव्स होते हैं, पेमेंट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, फिनेंशियल पेमेंट्स 2 बेसिस पे किए जाते हैं, या फिर टाइम बेस पे या फिर परफॉर्मेंस बेस पे। टाइम बेस मतलब जो रेगुलर सैलरी मिलती है, परफॉर्मेंस बेस मतलब आपने जितना अच्छा परफॉर्म किया आपको उतनी अच्छी सैलरी, जितना कम परफॉर्म किया उतनी कम सैलरी। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन ना रिक्रूटमेंट वाले पार्ट पे आ रहे हैं। रिक्रूटमेंट का मीनिंग अपन ने समझा था। रिक्रूटमेंट मतलब अपन लोगों को एक कैंडिडेट फाइंड करना है पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसको अपन को सिलेक्ट करके प्लेस करना है। तो रिक्रूटमेंट मतलब क्या कर रहे हैं, अपन को फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर द जॉब और अ फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जितने कैंडिडेट्स हैं उनको फाइंड करना। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या क्या है, रिक्रूटमेंट कैसे किए जा सकते हैं। रिक्रूटमेंट के 2 सोर्स है, एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स मतलब जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही वो पर्टिकुलर पोजीशन जो खाली हुई है, जहाँ पे वैकेंसी है, उसको फिल करने की ट्राई करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं इंटरनल सोर्स। और एक्सटर्नल सोर्स मतलब जब अपन अपने कंपनी के अंदर से ही नहीं, बाहर के लोगों को इस पोजीशन के लिए लेके आते हैं और ये पोजीशन, ये वैकेंसी फिल करवाते हैं, तो वो तुम्हारा होता है एक्सटर्नल सोर्स। चलिए आते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पे। द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू अट्रैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉयज विद इन द नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिफिकेशन इन अ एडिक्वेट नंबर फॉर द जॉब अवेलेबल जॉब। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि जो मेन पर्पस रिक्रूटमेंट का होता है वो ये होता है कि भाई जो पोटेंशियल एम्प्लॉय, पोटेंशियल मतलब जो सही कैंडिडेट है वो हमारे तरफ अट्रैक्ट हो और उसके पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और हमको उसको सिलेक्ट करने में ईजी हो जाए। तो मेन रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि सही बंदा जिसके पास सही क्वालिफिकेशन और नॉलेज है वो हमारी जॉब के लिए क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। द वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व विद द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स, जो वेरियस एक्टिविटीज़ जो रिक्रूटमेंट के टाइम पे की जाती है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई। ठीक है, अपन लोग अलग अलग सोर्सेज एनालाइज करते हैं कि कहाँ से हम लोगों को लेबर का सप्लाई मिल सकता है। तो 2 सोर्सेज अपन को पता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, फिर अपन देखेंगे जो ये अपन को एप्लीकेशन मिली है, जो भी चीज़ें अपन लोगों को जहाँ से भी सोर्स है, ये सोर्स कितना ज़्यादा वैलिड है उसकी देखेंगे। चूजिंग द मोस्ट सूटेबल सोर्स, उसके बाद ये दोनों सोर्सेज में से जो ज़्यादा सूटेबल सोर्स होगा अपन वो देखेंगे। फिर सोर्स अपन ने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद अपन एप्लीकेंट, जो बंदा जिसको जॉब के लिए बुलाना है, उसको इनवाइट करेंगे कि आइए और हमारे यहाँ पे इंटरव्यू दे के जाइए। तो इस तरह से पूरा ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलता है। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सोर्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सोर्स की वैलिडिटी चेक करेंगे, उसके बाद अपन लोग सूटेबल सोर्स को चूज़ करेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, कैंडिडेट को इन्वाइट करेंगे। चलिए रीड करते हैं इंटरनल सोर्स के बारे में डिटेल में। इंटरनल सोर्स रिफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अपन क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करना चालू करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो तुम्हारा इंटरनल सोर्स हो गया। टाइप्स, ट्रांसफ़र या फिर प्रमोशन, 2 वे में इंटरनल सोर्स के द्वारा अपन अपनी वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, या फिर अपन अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र दें या फिर अपन प्रमोशन दें। जैसे कि मैं मुंबई में भी काम कर रही हूँ, मैं बेंगलोर में भी काम कर रही हूँ। मुंबई में हुआ क्या, मुंबई में एक बंदा है जो है ना मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर मुंबई में बहुत सारे बंदे हैं जो मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं।
बेंगलोर में मार्केटिंग की पोजीशन खाली है और वहाँ पे इतना अच्छा बंदा मिल नहीं रहा है। अब ये वैकेंसी आ गई यहाँ पे। अब ये वैकेंसी फिल करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या फिर मैं बाहर का कोई बंदा उठाऊं, मतलब बुलाऊं और उसको यहाँ पे अपॉइंट करूं, या फिर मेरे जो अलग डिपार्टमेंट है वहाँ से किसी बंदे को यहाँ पे प्लेस कर दूं। तो ये ट्रांसफ़र मतलब मैं ये मुंबई वाले बंदे को यहाँ पे बेंगलोर में ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफ़र। तो अपन ने यहाँ पे वैकेंसी कैसे फिल की, इंटरनल सोर्स से ही फिल की। देखो, it involves shifting of an employee from one job to another, from one department to another। समझ गए, एक जॉब से दूसरी जॉब में डालना या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डालना। उनकी पोजीशन ज़्यादा चेंज नहीं होती, हाँ बस सैलरी में कुछ चेंजेस आ सकता है। मैंने क्या बोला, पोजीशन वही रहती है बट सैलरी सेम ना, कभी कभी चेंज भी हो सकती है। Transfer is a good option for filling vacancy within the employees with employees from overstaffed department। ऐसा बोल रहे हैं, ट्रांसफ़र एक गुड ऑप्शन है ताकि अपन अपनी वैकेंसी फिल कर सके। होता क्या है ना, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, एक सेल्स का डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, ये सेल्स का डिपार्टमेंट। मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में 100 लोग चाहिए पर यहाँ पे 150 लोग हैं, और यहाँ पे 50 लोग चाहिए पर यहाँ पे 25 लोग ही है। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये ओवर स्टाफ्ड है और ये जो डिपार्टमेंट है वो अंडर स्टाफ्ड है। अब ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो बाहर से लोगों को अपॉइंट करे, इससे अच्छा जो मार्केटिंग में एक्स्ट्रा लोग हैं उसको आप कहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये सेल्स वाले में शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप लोगों का ये एक अच्छा ऑप्शन है, जो ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट है उसको पूरा का पूरा शिफ्ट कर दीजिए अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट में। मोर ओवर इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको किसी को निकालना नहीं पड़ेगा और आप लोग नॉन एम्प्लॉयज़ को ही क्या दोगे, वो पोजीशन हैंडल करने दोगे। ट्रांसफ़र हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पे होता है। प्रमोशन की बात करते हैं, सेकेंड वे ऑफ इंटरनल सोर्स इज प्रमोशन। होता क्या है, ये L1 मैनेजर है, मतलब एक मैनेजर है, इसके नीचे एक बंदा काम कर रहा है। ये मैनेजर अब रिटायर हो गया। अब अगर ये बंदा रिटायर हो गया तो ये पोजीशन अब क्या हो गई, खाली हो गई। अगर अब इसकी मैनेजर की पोजीशन खाली हो गई तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या फिर मैं बाहर से किसी बंदे को नया मैनेजर अपॉइंट करूं, या फिर इस बंदे को मैं प्रमोशन दे के मैनेजर बना दूं। तो अपन इंटरनल सोर्स में क्या करते हैं, अगर दो ऑप्शन है, ट्रांसफ़र वाला समझा दिया, प्रमोशन में क्या करते हैं, अगर कोई वैकेंसी आती है और वो हायर लेवल की है तो लोअर लेवल को अपन प्रमोट करके हायर लेवल प्रोवाइड कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों में मोटिवेशन आता है कि यार हमको प्रमोशन मिलेगा अगर हम लोग अच्छे से काम करेंगे। और हम लोगों और मोर ओवर क्या होता है ना, अगर आप ये सेकंड वाले बंदे को प्रमोशन देते हैं तो नीचे वालों को भी धीरे धीरे प्रमोशन मिलना चालू होता है। अगर आप लोग ये वाला बोलते हैं ना मेथड फॉलो नहीं करोगे तो एक बंदा कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन पे रह जाएगा। इससे अच्छा प्रमोशन के थ्रू आप वैकेंसीज फिल कीजिए ताकि नीचे वाले लोअर लेवल को भी क्या मिलता जाए, प्रमोशन मिलता जाए। ऑब्वियसली बात है ना, 1 2 3 4 5, 1 गया तो 2 यहाँ पे आएगा, 3 ऊपर आएगा, 4 3 की जगह आएगा, 5 4 की जगह आएगा, तो सबका प्रमोशन होगा ना, तो लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। तो प्रमोशन हमेशा वर्टिकल होता है, मतलब ये ऊपर चढ़ता है, ये सेम लेवल पे नहीं होता। प्रमोशन हायर पोजीशन और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, जबकि ट्रांसफ़र में सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सेम पोजीशन होती है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आते हैं मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स के क्या फ़ायदे हैं। Employees are motivated to improve their performance. A performance at a higher level may lead to chain of promotions at lower level of organization। मैं समझाया, बिकॉज ऑफ प्रमोशन इंटरनल जो अपन रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उस वजह से क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि प्रमोशन होगा तो लोग मोटिवेटेड रहेंगे। मोर ओवर लोअर लेवल भी धीरे धीरे ऊपर आना चालू हो जाएगा। तो इस वजह से अपने एम्प्लॉयज़ को क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा ताकि उनको भी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। Internal recruitment simplify the process of selection and placement. Reliable way of recruitment। क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है अपने सिलेक्शन और प्लेसमेंट प्रोसीजर को, और मोर ओवर ये बहुत ज़्यादा रिलायबल वे है रिक्रूट करने का, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने का, क्योंकि वो अपने नोन लोग हैं तो उसी को तुम लोग अपॉइंट करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर हायर जॉब। मोर ओवर ट्रांसफ़र से क्या होता है ना, आप अपने ही जो एम्प्लॉय है उसको अलग अलग पोजीशंस पे काम करने का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसको क्या मिल जाता है, एक काइंड का ट्रेनिंग मिल जाता है अलग अलग जॉब्स में किस तरह से वो हैंडल करेगा सिचुएशन को, उसका
मोर ओवर मैंने तुमको समझाया इंटरनल सोर्स की वजह से सरप्लस जो एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ है उसको अपन लोग शॉर्टेज वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं, तो किसी को निकालने वाली झंझट मारी नहीं रहती। फीलिंग जॉब इंटरनली इज़ चीपर। मोर ओवर अगर आप अंदर से ही लो ये वैकेंसीज फील करते हैं ना तो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अगर बाहर से आप किसी एक्सपर्ट को हायर करोगे ना तो उसको जनरली आपको ज़्यादा सैलरी पे करनी पड़ेगी। ये समझ आया मैरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। अब आते हैं लिमिटेशंस। द स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज़ रिड्यूस। अरे यार, सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि अगर आप इंटरनली सारे लोगों को हायर करते जाओगे, प्रमोशंस देते जाओगे, ट्रांसफ़र करते जाओगे, तो आप लोगों को जो फ्रेश टैलेंट अभी आया है, अभी पास होके वो लोग अभी सीए बने हैं, आप लोग बोलोगे नहीं यार हमको तो हमारे अंदर ही करना है। हो सकता है ये फ्रेश टैलेंट में कुछ लोग इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जो दूसरी कंपनी ले जाए, तो आप लोगों का क्या होगा, फ्रेश टैलेंट को रिक्रूट करने का मौका निकल जाएगा। होगा क्या, अगर आप सिर्फ इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे ना तो आपके जो एम्प्लॉयज़ है ना वो आलसी हो जाएंगे कि यार हमको तो निकालने नहीं वाले, हम लोगों को तो इधर से उधर ट्रांसफ़र मिलेगा या फिर हमको एक टाइम के बाद प्रमोशन तो मिलना ही मिलना है। तो वो लोग लेथार्जिक हो जाएंगे, आलस हो जाएगा उनको कि नहीं यार हमारे तो होना ही है, प्रमोशन तो हमारा होना ही है। द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन इज़ हैम्पर्ड। होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल सोर्स ना उनको पता है कि ये ना बाहर से तो कोई बंदा आने नहीं वाला, तो उन लोगों के अंदर जो कंपटीशन की फीलिंग है ना वो रिड्यूस हो जाती है। न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज़ इट। ये वाली जो मेथड है वो नया एंटरप्राइज उसको यूज़ नहीं कर सकता। सिर्फ ओल्ड एंटरप्राइज जिसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है वही ये चीज़ कर सकता है ना। अभी मैं एम्प्लॉयमेंट में आई हूँ, अभी तो मैंने कंपनी सेटअप की है, मेरे पास तो कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो मैं किस तरह से ये मेथड फॉलो करूँगी। तो न्यू एंटरप्राइज के लिए ये मेथड काम की ही नहीं है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र लीड टू रिड्यूस ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर आप किसी बंदे का कंटिन्यूस ट्रांसफ़र करते रहोगे ना तो उसकी प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पता चलेगा। क्यों? क्योंकि यार आप एक बंदे को एक साल एक पोजीशन पे रखते हैं, फिर उसको ट्रांसफ़र दे देते हैं, दूसरी जगह भेज देते हैं, तो उस वजह से उसका भी मोटिवेशन धीरे धीरे गिरने लगता है और उसका भी काम करने में इतना मन नहीं लगता है। तो ये 5 तुम्हारी लिमिटेशन हो गई। क्या? फ्रेश टैलेंट नहीं ला सकते, एम्प्लॉय लेथार्जिक हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन की फीलिंग ख़त्म हो जाती है, नए एंटरप्राइज इसको यूज़ नहीं कर सकते, और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स की वजह से प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब आते हैं एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स मैंने तुमको समझाया, जब अपन लोग बाहर से लोगों को बुलाते हैं वैकेंसी फिल करवाने के लिए तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की जो कॉमन मेथड है वो क्या है? सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है भाई, कंपनी के बाहर एक नोटिस लगा दी जाती है कि भाई जॉब वैकेंसी, जिसको अप्लाई करना है आ जाओ अप्लाई कर लो, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है। अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड नोटिस इज पुट ऑन द नोटिस पैड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। सेकंड, कैजुअल कॉल्स। ये कैजुअल कॉलर्स मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय, देखो एक कंपनी को बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, हर एप्लीकेशन को वो क्या करती है, हर एप्लीकेशन को वो जॉब नहीं दे सकती। जैसे कि इस साल उसने ये दोनों को जॉब दे दी, पर ये जो 2 एप्लीकेशन है ना उसको वो डस्टबिन में नहीं डालती है, उसको वो सेव करके रखती है ताकि नेक्स्ट टाइम कोई वैकेंसी आए ना तो इनको वो कॉल कर सके। तो कैजुअल कॉलर में क्या होता है ना, जो रेप्यूटेड कंपनीज होती है ना वो ये सारे जो लिस्ट उन्होंने सेव करके रखी है उनको कॉल्स देना चालू करती है कि भाई आपने पिछले साल अप्लाई किया था, आपको तब नहीं मिला था, अब आके अप्लाई कीजिए, अब आपको शायद जॉब मिल जाए, ऐसा करके। फिर एडवर्टीज़मेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जहाँ से अपन बाहर के लोगों को बता सकते हैं कि भाई हमारी पोजीशन खाली हुई है। एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर में हो सकता है, इंटरनेट पे हो सकता है, रेडियो पे हो सकता है, टेलीविज़न पे हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से तुम्हारा एडवर्टीज़मेंट हो सकता है ताकि कैंडिडेट क्या करे, यहाँ पे आके अपना इंटरव्यू दे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये गवर्नमेंट का एक एजेंसी होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि भाई मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट रन करती है जहाँ पे अपन लोगों को स्किल्ड अनस्किल्ड जैसे भी बंदे चाहिए ना वो बहुत ईजीली मिल जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट एक एजेंसी रन करती है ना, वैसे ही प्राइवेट एजेंसीज होती है जिसको अपन प्लेसमेंट एजेंसी बोलते हैं और मैनेजमेंट कंसल्टेंट बोलते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी आप लोगों को ये इस तरह से एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करवाने में हेल्प करवाते हैं। एक होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये गवर्नमेंट चलाती है, और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं। ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये वाला पार्ट समझ में आया। कैंपस कंसल्टेंट, ये कैंपस कंसल्टेंट क्या होता है मैं समझाती हूँ। जब मैं सीए बनी, मेरी इंस्टीट्यूट ने, ICAI ने एक कैंपस लगाया
कैंपस में क्या किया, उसने बहुत सारी कंपनी को इनवाइट किया कि आ जाओ भाई, हमारे इतने सारे लोग सीए बने हैं, आप लोगों को अगर इन लोगों को सिलेक्ट करना है तो आ जाओ। तो कैंपस कंसल्टेंट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे सारी कंपनियाँ एक साथ आती है और उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से जो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट करके चली जाती है। तो ये कैंपस इंटरव्यू मतलब समझ आया। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, तुम लोगों ने ना ये पर्वत पाटिया पे देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे रहते हैं, बहुत सारे। इनका एक है ना लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एक हेड होता है, उसको हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है ना, इसके पास सारे लेबर्स के नंबर होते हैं। अब जैसे मुझे कोई लेबर रिलेटेड काम करवाना है, कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करवाना है, तो होगा क्या, मैं इस लेबर कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करूँगी, मैं इसको बोलूँगी कि यार मेरे को है ना लेबर चाहिए। तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर मुझे क्या करेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर मुझे फटाफट ये क्या लेबर दिला देगा। तो इसको बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपन इस तरह से ला सकते हैं। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविज़न, अगर अपन लोगों को पोस्ट अपन अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी जो वैकेंसी है उसको अपन एडवर्टाइज़ कर सकते हैं टेलीविज़न पे, जिससे अपन लोगों को बहुत इजीली क्या मिल जाते हैं, अपने ये एप्लीकेशंस मिल जाती है। वेब पब्लिशिंग मतलब मैं तुम लोगों को समझाती हूँ। Naukri.com देखा है कभी? Naukri.com हो गया, शीन हो गया, शाइन करके एक, ये 2 ऐप है जहाँ पे तुम लोग अगर अपनी है ना रेज्यूमे अपलोड करते हो ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर तुम्हारे रिलेटेड तुम्हारे लायक कोई जॉब होती है ना, तो वो तुमको अप्लाई करवाने में हेल्प करवाते हैं। तो इसको बोलते हैं वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग जॉब सीकर्स और जॉब ओपनिंग्स को एक दूसरे से मिलवाने में हेल्प करवाते हैं। तो ये वेब पब्लिशिंग हो गया। लास्ट है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। लास्ट ऑप्शन है, आप अपने एम्प्लॉय से ही पूछिए क्या आपके जान पहचान में कोई ऐसा बंदा है जो मेरी हेल्प कर सकता है, जो हम लोगों की ये पोजीशन को फील कर सकता है। तो इस तरह से आप अपने एम्प्लॉय से रिक्रूटमेंट करवा सकते हैं। ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो एक बार रीड कर लेते हैं लास्ट क्या क्या है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉय एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कैंपस कंसल्टेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविज़न, वेब पब्लिशिंग और रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये पार्ट अपना यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब अपन लोग कल से सिलेक्शन वाला टॉपिक चालू करेंगे।